Today our topic of discussion is anti-cancer drug. First of all, we have to discuss the cell cycle. Then after that, we will discuss the classification of anti-cancer drug, and then some important bullet points that was very essential and for the exam point of view. First of all, we have to discuss the cell cycle. सेल साइकिल क्या चीज़ है? सेल साइकिल, हर सेल जो है वो जब डिवाइड होता है तो वो सेल साइकिल से गुजर के जाता है। तो सेल साइकिल की फेजेस हैं। जो एक सेल साइकिल की फेज है जिसे जी नॉट कहते हैं, इसको कहते हैं रेस्टिंग फेज। जैसे नर्व सेल्स हैं, ये रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं, डिवाइड नहीं होते। एक एज के बाद जब ये एक पूरे डिवाइड होके फिर एक एज के बाद ये रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं। बाकी सेल्स में जो सेल साइकिल है, जी1 फेज के अंदर सिंथेसिस ऑफ एंजाइम नीड्स फॉर डीएनए सिंथेसिस, इसके अंदर एंजाइम बनते हैं जो डीएनए की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं। एस फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होती है, जबकि जी2 फेज के अंदर जो है ऐसे कंपोनेंट्स, जो सेलुलर कंपोनेंट्स एसेंशियल फॉर माइटोसिस, ठीक है, जो माइटोसिस के लिए जो कंपोनेंट ज़रूरी हैं वो बनते हैं जी2 फेज के अंदर। जबकि एम फेज के अंदर हमेशा जो है वो माइटोटिक है, सेल डिवाइड होते हैं। अब जब आपको सेल साइकिल पता होगा तो आपको एंटी कैंसर ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो आसानी से तैयार होगा और आप आसानी से जो है वो ये चीज़ अपने जहन के अंदर बिठा सकते हैं कि कौन सी ड्रग किस सेल की किस फेज के ऊपर एक्ट करती है। क्योंकि जो ज़्यादातर ड्रग्स हैं वो सेल साइकिल फेज स्पेसिफिक हैं और कुछ ड्रग हैं जो सेल साइकिल नॉन फेज स्पेसिफिक है, जैसे नाइट्रोसोयूरियाज हैं, मीक्लोरिथामीन है, वो एक्ट कर जाती है अगर सेल रेस्टिंग फेज के अंदर भी है तो। अब जी1 फेज है, इसके ऊपर एल एस्पेरिजिनेज एंड प्रिडनिसोन ये जी1 फेज के ऊपर एक्ट करती हैं। एस फेज के ऊपर एंटी मेटाबोलाइट्स, हम बाद में देखेंगे एंटी मेटाबोलाइट, ये एस फेज के ऊपर जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होती है एक्ट करते हैं। जी2 फेज के ऊपर ब्लूमाइसिन एंड एटोपोसाइड्स, जी2 फेज के अंदर क्या होता है, सेलुलर कंपोनेंट्स जो है वो एसेंशियल फॉर द माइटोटिक फेज, ठीक है। और माइटोटिक फेज के ऊपर कौन सी एंटी कैंसर ड्रग एक्ट करती है? विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन एंड पैक्लिटैक्सेल। अब हम क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। क्लासिफिकेशन में 3 मेन जो है वो क्लासेस हैं कि डैमेज टू डीएनए, डायरेक्ट जो डैमेज टू डीएनए करती हैं, फिर इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, ठीक है, उसमें फिर हम देखेंगे। और फिर टारगेटेड थेरेपी जो डायरेक्ट जो कैंसर सेल्स हैं उनको जाके टारगेट करती हैं। इनहिबिट या डैमेज टू द डीएनए, इसमें जो मेन क्लास है वो अल्काइलेटिंग एजेंट है। इसके अंदर मीक्लोरिथामीन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, आइफॉस्फेमाइड, बुसल्फान, कार्बास्टिन, डोमस्टिन, डिकार्बाजिन, प्रोकार्बाजिन एंड स्टेप्टोजुलिन। अब जो अल्काइलेटिंग एजेंट है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये N7 पोजीशन ऑफ गवर्निन, इसको आइलेट करते हैं। प्यूरिन बेसिस, ठीक है, एडिनिन एंड गवर्निन प्यूरिन बेसिस हैं, इनको अल्काइलेट करते हैं N7 पोजीशन ऑफ गवर्निन। और इस तरह ये डैमेज टू डीएनए, क्योंकि डीएनए के अंदर 2 बेस पेयर एडिनिन, गवर्निन, थायमिन और यूरासिल, ठीक है, तो ये अटैच होते हैं। तो ये फिर जाके इसके साथ जो है इसको ब्लॉक करते हैं और इसको ब्लॉक करने से फिर डीएनए डैमेज हो जाता है, ठीक है। एडिनिन, थायमिन, गवर्निन, साइटोसिन, यूरासिल आरएनए के अंदर होता है, डीएनए के अंदर नहीं होता थायमिन। फिर दूसरी जो क्लास है एंटी मेटाबोलाइट्स हैं। एंटी मेटाबोलाइट्स के अंदर 5-फ्लोरोयूरासिल, मेथोट्रेक्सेट, 6-मर्केप्टोप्यूरिन, 6-थायोगोनिन और साइटेराबिन, ठीक है। और तीसरी जो क्लास है वो है एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स, टोपोआइसोमरेज इनहिबिटर। उसके अंदर जो है टोपोआइसोमरेज इनहिबिटर क्या है? टोपोआइसोमरेज का काम क्या है? डीएनए रिकॉइलिंग, एमआरएनए बनना, फिर प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये सारा काम होता है। डॉक्सोरिबोसिन, डानोरिबोसिन, एपिरिबोसिन, आइडोरिबोसिन। और फिर जो लास्ट क्लास है वो इंटरफेयर विद माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स, विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं। साइक्लोफॉस्फेमाइड और आइफॉस्फेमाइड, इनका जो सीरियस साइड इफेक्ट है वो हेमरेजिक सिस्टाइटिस है, यानी आपको ब्लडर टॉक्सिसिटी करते हैं। तो इससे जो हम बच सकते हैं या बचा सकते हैं पेशेंट को, वो मेसना
जो है मैसना हम एक ड्रग है जो हम देते हैं और पेशेंट जो है वो यूरो प्रोटेक्टिव ड्रग है, तो जो ब्लडर टॉक्सिसिटी है उसे बच सकते हैं। ठीक है, जो एंटीमेटाबोलाइट्स हैं ये कहाँ पे एक्ट करते हैं? एस फेज के ऊपर। इसमें 5-फ्लोरोयूरेसिल पायरीमिडीन एनालॉग है, पायरीमिडीन एनालॉग है। मीथोट्रेक्सेट ये फोलिक एसिड जो एंटीफोलेट है। फोलिक एसिड के अंदर दो किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं, एक पैरामेनोबेंजोइक एसिड और टेरिडीन रिंग। जो मीथोट्रेक्सेट है ये टेरिडीन एनालॉग है। ठीक है, मरकेप्टोप्यूरिन, थायोगोवनिन एंड साइटेराबिन। ठीक है, ये प्यूरिन एनालॉग है। प्यूरिन में एडिनिन और गवानिन दो नाइट्रोजन बेसेस आती हैं। जो एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स हैं ये डॉक्सोरोबिसिन, डानोरोबिसिन, इनका सीरियस साइड इफेक्ट है कार्डियोटॉक्सिसिटी काज करते हैं। ठीक है, उससे बचाने के लिए हम पेशेंट को डेक्सरेजोसेन आयरन चेलेटर देते हैं। ठीक है, तो उससे पेशेंट जो है वो कार्डियोटॉक्सिसिटी से बच जाता है। तीसरी जो है विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, इनका सीरियस साइड इफेक्ट है न्यूरोटॉक्सिसिटी। ठीक है, नंबनेस काज करते हैं। तो इसमें पेशेंट को हम जो है वो अगर ये एपिड्यूरल लग जाए तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। इसमें फिर हम थोड़ा सा ख्याल रखते हैं। टारगेटेड थेरेपी जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के जरिए जो हम ट्रीट करते हैं, उसकी एग्जांपल है ट्रस्टोजिमैब। ब्रेस्ट कैंसर के अंदर HER2 रिसेप्टर पॉजिटिव सेल्स होते हैं, तो डायरेक्ट ये उन्हीं सेल्स को जाके अटैक करते हैं। लेकिन इससे ये होता है जब ट्यूमर सेल्स बहुत ज़्यादा मकदार में वो ब्रेक डाउन हो तो उससे ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम होती है। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम को हम मैनेज किस तरह करते हैं? इसको इस तरह मैनेज किया जाता है क्योंकि इसमें पेशेंट के अंदर हाइपरकैलेमिया, हाइपरफास्फेटेमिया और हाइपोकैल्सीमिया होता है। हाइपर यूरियसीमिया भी होता है, यूरिक एसिड लेवल भी। यूरिक एसिड को मैनेज हम करते हैं एलोप्यूरिनॉल से। ठीक है, एलोप्यूरिनॉल से हम मैनेज करते हैं। जबकि जो हाइपरकैलेमिया है उसको हम इंसुलिन से मैनेज करते हैं। ठीक है, इंसुलिन का काम क्या है कि वो ब्लड से कैल्शियम को सेल के अंदर वो पेनिट्रेट करवाती है, तो उसमें यह है कि वो फिर हाइपरकैलेमिया खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक है। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। ठीक है।